अच्छा, तो अब ये स्क्रीन शेयर हो रही है ना आपको? तो अब इस पे जो अब CDF आपके पास है उसकी वैल्यू अगर आप निकालें 0 पर, तो ये आपके पास क्या प्रोबेबिलिटी एट 0, तो ये जो आपके पास वैल्यू आ गई 0.41 आ गई, और जो CDF एट 1 है आपके पास, ये जो है प्रोबेबिलिटी एट 0 प्लस प्रोबेबिलिटी एट 1 यानी 0.41 प्लस 0.37, तो ये 0.78 है आपके पास। और जो CDF की वैल्यू एट 2 है, तो ये 2 तक जो तीन प्रोबेबिलिटीज है 0.41, 0.37, 0.16, इनका सम ये 0.94 आ गया। और जो CDF एट 3 है, तो ये 3 तक जो चार वैल्यूज हैं 0.41, 0.37 और 0.16, 0.05, इनका सम है 0.99। और जो आपके पास CDF एट 4 है, F4, ये इन तमाम वैल्यूज की प्रोबेबिलिटीज का सम है, जो कि आपके पास टोटल प्रोबेबिलिटी के बराबर है 1। तो ये सब ने वैल्यूज निकालनी ना आपने CDF एट 0, 1, 2, 3। अब उसके बाद अब ये जो आपके पास जो इसका CDF आप फंक्शन की फॉर्म में जो है वो आप किस तरह लिखेंगे, तो मैंने आपको बताया। अब आप इसके पीसेस कर लेंगे। एक पीस आपके पास क्या होगा x लेस देन 0 के लिए, एक पीस 0 से 1 तक होगा, इसमें 0 इंक्लूड होगा, 1 इंक्लूड नहीं होगा। दूसरा पीस 1 से 2 तक होगा, इसमें 1 इंक्लूड होगा, लेफ्ट हैंड पॉइंट इंक्लूड होगा, 2 इंक्लूड नहीं होगा। फिर तीसरा पीस जो है 2 से 3 तक है, इसमें 2 इंक्लूड है, 3 इंक्लूड नहीं है। फिर लास्ट जो नेक्स्ट पीस है वो 3 से 4 तक होगा, उसमें 3 इंक्लूड होगा और 4 इंक्लूड नहीं होगा। और फिर जो लास्ट पीस है वो 4 या 4 से ग्रेटर होगा। अच्छा, ये जो f लेस देन 0 है आपके पास, तो इस f लेस देन 0 के लिए जो CDF आपके पास है, इसकी जो वैल्यू आपके पास होगी वो आपके पास होगी 0, और ये जो पोर्शन होगा 0 से 1 तक, जिसमें 0 इंक्लूड है, तो इसके लिए वैल्यूज F0 के बराबर होगी आपके पास, जो कि आपके पास जो है वो 0.41 है। तो ये 0 से 1 तक जो है आपकी वैल्यू होगी इसकी, ठीक है। और फिर ये जो आपके पास पोर्शन है 1 से 2 तक, तो इस पोर्शन के लिए वैल्यू जो होगी वो होगी जो F1 की है। तो ये F1 की वैल्यू होगी इस पोर्शन के लिए आपके पास, जो 1 से 2 तक है, ठीक है। और ये जो पोर्शन है 2 से 3 तक, इसके लिए जो वैल्यू होगी वो CDF की जो 2 पर वैल्यू यानी 0.94, ये वैल्यू होगी आपके पास। और जो आपके पास ये जो पोर्शन है 3 से 4 तक, इसके लिए जो वैल्यू होगी CDF की वो होगी जो F3 पर थी, इसकी वैल्यू 3 पर जो थी यानी 0.99। तो ये जो आपके पास वैल्यू होगी ये CDF की जो 3 पर वैल्यू इस पोर्शन के लिए, और 4 या 4 से जो सारी वैल्यूज उनके लिए जो वैल्यू होगी CDF की वो आपके पास होगी 1, ठीक है ना। तो अब अगर आप इन चीजों को ध्यान में रखें, तो फिर आप जो है वो CDF को जो है वो आप लिख सकते हैं। तो फिर आप CDF को जो है वो किस तरह लिखेंगे वो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो CDF को लिखने के लिए अब देखें आपके पास आपने कौन कौन से पोर्शन किए थे। एक आपके पास था x जो है वो आपके पास हो लेस देन 0, एक पोर्शन ये है, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट पीस था आपके पास उसमें जो था वो x बिटवीन 0 और 1 था, तो इसमें लेफ्ट हैंड पॉइंट 0 जो है वो आपके पास शामिल है, जो राइट हैंड पॉइंट 1 है वो शामिल नहीं है, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट पीस है अब वो 1 से स्टार्ट होगा, 1 से लेकर वो आपके पास है 2 तक, तो इसमें जो लेफ्ट हैंड पॉइंट है 1 इंक्लूड है, 2 इंक्लूड नहीं है। x की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 तक थी। फिर जो नेक्स्ट आपके पास पीस होगा वो 2 से लेकर 3 तक होगा, तो इसमें जो 2 है आपके पास पोर्शन ये तो इंक्लूड होगा, और ये 3 वाला इंक्लूड नहीं होगा। और जो इससे अगला पोर्शन था आपके पास x का, वो जो है वो 3 से लेकर 4 तक है, तो ये 3 से लेकर 4 तक है, तो इसके अंदर 3 इंक्लूड है, 4 इंक्लूड नहीं है। अब ये लास्ट वैल्यू तक पहुंच गया है 4, ठीक है। अब उसके बाद जो अगला और आखिरी पोर्शन है वो उस वक्त होगा जब x इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 4 होगा, ठीक है। तो जो पहला आपके पास पोर्शन है, ये जो पहली वैल्यू है इससे लेस है, और ये इसमें इक्वलिटी शामिल नहीं है। जो लास्ट पोर्शन है, जो लास्ट वैल्यू उसके इक्वल या उससे बड़ा है। तो अब इसके लिए जो आप fx लिखेंगे, तो यहाँ पे ये जो fx है इसको मैं फंक्शन के फॉर्म में लिख रहा हूँ। ये जो CDF है इसको मैं फंक्शन की फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। ये CDF का फार्मूला लिख रहा हूँ मैं फंक्शन के तौर पे, एक पीस वाइज फंक्शन के तौर पे। तो x इज लेस देन के लिए इसकी वैल्यू आपके पास क्या होगी, क्योंकि उन x की लेस देन वैल्यूज के लिए जो लेस देन 0 है कोई आपके पास प्रोबेबिलिटी नहीं है 0, और x इज इक्वल टू और 4 और ग्रेटर देन 4, इस पोर्शन के लिए वैल्यूज है 1। ये हमेशा होगा, लास्ट पहले पोर्शन के लिए ये 0 होगा और आखिर में सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होगा। अच्छा, बीच में अब यहाँ पे जो fx है इसकी वैल्यू वो होगी जो लेफ्ट हैंड पॉइंट पर है, यानी ये होगा f0,
ठीक है, और F0 आपने कैलकुलेट किया था वो इसकी जगह आ जाएगा। और फिर इस पोर्शन के लिए क्योंकि इसमें 1 इंक्लूड है, इस पूरे पोर्शन के लिए जो F की वैल्यू, CDF की वैल्यू वो होगी जो 1 पर है आपके पास। इस पोर्शन के लिए CDF की वैल्यू वो है जो लेफ्ट हैंड पॉइंट 2 पर है, यानी F2, ये पोर्शन आपके पास हो जाएगा। और इसी तरह ये जो पोर्शन है 3 से 4 तक, इसमें 3 इंक्लूड है। इस पूरे पोर्शन के लिए CDF की वैल्यू वो होगी जो लेफ्ट हैंड पॉइंट 3 पर है। ठीक है, समझ गए आप किस तरीके से आप जो है CDF को लिखेंगे एक फंक्शन के तौर पर। तो अब यहाँ जी पर, अब यहाँ पे जो ये तो 0 0, F0 आपने कितना निकाला था, इसकी जगह पर अब आप क्या लिख देंगे, इसकी जगह पर जो इसकी जो वैल्यू आपके पास है यहाँ पे 0.41, और ये F1 आपने कितना निकाला था 0.78, और ये आपके पास कितना था, ये जो वैल्यूज आपने निकाली थे वो फिर आप यहाँ पे लिख देंगे। तो ये जो है फिर इसका फंक्शन बन जाएगा। समझ गए आप कि किस तरीके से जो हम CDF को फंक्शन के तौर पर लिखेंगे। अच्छा, अब अगर ये जो आपके पास CDF है, अगर आपने ग्राफ बनाना हो, तो अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं तो फिर आप इसका जो ग्राफ है वो आप किस तरीके से बनाएंगे। ये आपके पास जो है ये CDF है। तो अब F0 आपके पास कितना था, कितनी वैल्यू थी आपके पास 0.41, ठीक है। 4 1 और F1 कितना था आपके पास, ये मेरे ख्याल से था 0.78 था शायद, देख लीजिएगा। और 2 से 3 का F2 जो था ये मेरे ख्याल से 0.94 था, और F3 ये था 0.99, ठीक है, सही है। तो ये CDF को मैंने फंक्शन के तौर पे लिखा। डिफरेंट पीसीज हैं तो ये पीस वाइज फंक्शन है, ठीक है। अब आ जाए, अब इसका ग्राफ अगर मैं जो है बनाता हूँ, अब ग्राफ अगर मैं बनाऊं जो कि स्टेप अप फंक्शन होगा, तो ग्राफ में आपको पता है कि अब जो आपके पास वैल्यूज है, एक तो 0 से लेस है, 0 इसमें शामिल नहीं है, तो ये इसको मैं शेड नहीं कर रहा। तो इस पूरे पोर्शन के लिए जो आपके पास CDF है वो 0 है, तो ये पोर्शन आ जाएगा 0 से ये अप टू माइनस इन्फिनिटी, आप जहां तक जाना चाहें। फिर अगला पोर्शन 0 से 1 है, ये 0 है आपके पास, और ये 0 से 1 है, ठीक है। तो ये जो आपके पास 1 है, इसके लिए इसकी वैल्यू 0.41 है। तो जैसे ये वैल्यू वर्टिकल एक्सिस के ऊपर मैंने जो है CDF की वैल्यू जो है मैं प्लॉट कर रहा हूँ, तो ये आपके पास जो है 0.41 हो गई इसकी वैल्यू। तो ये जो पोर्शन है 1 से लेके एक 2 तक है, फिर 2 से लेके 3 तक है, फिर 3 से लेके जो है 4 तक है, ठीक है। तो अब 0 से 1 तक वैल्यू 0.41, 0 से 1 तक ये वैल्यू 0.41, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, 0 इसमें इंक्लूड है लेकिन 1 इसमें इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ पे इसलिए होल में बना रहा हूँ। फिर 1 से लेके 2 तक इसकी वैल्यू 0.78, तो जैसे ये वैल्यू आपके पास ये 0.78 आ गई। ये 1 से लेके 2 तक है, 1 इसमें इंक्लूड है और 2 इसमें इंक्लूड नहीं है। फिर 2 से 3 तक ये 0.94 है, तो जैसे ये वैल्यू आपके पास 0.94, ये 2 से 3 तक है, ये 2 से 3 तक हो गया। इस पोर्शन में इसमें 2 इंक्लूड नहीं है, 2 यहाँ पर है। पोर्शन में 3 इंक्लूड नहीं है, 3 ऊपर होगा। और फिर 3 से 4 तक ये 0.99 है, तो 3 से 4 तक ये वैल्यू आ गई आपके पास 0.99 है। ये आप अपने पेज के ऊपर भी आप खुद बना लें सही तरीके से। अब ये माउस से मैं लिख रहा हूँ तो ज्यादा इसमें मुझे लिखने के अंदर ये प्रॉब्लम हो रही है हाथ के मुकाबले में। अच्छा, 0.99 ये आपके पास 3 से 4 तक है, ये पोर्शन आ जाएगा 3 से 4 तक, ठीक है। तो इस पोर्शन में 3 इंक्लूड होगा, 4 इंक्लूड नहीं होगा। और जब x इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 4 है, तो उस तमाम x की वैल्यूज के लिए जो CDF है उसकी वैल्यू 1 है, तो 4 से ऊपर ये 1 और ये ऑनवर्ड जहां तक आप जाना चाहें ले जाएं, तो ये जो वैल्यू है इसकी ये 1 है, ठीक है ना। तो ये देखें, ये पीस है, फिर ये पीस है, ये स्टेप अप फंक्शन बनेगा हमेशा। याद रखें, जो CDF का ग्राफ होगा वो हमेशा स्टेप अप फंक्शन बनेगा। तो आप अपने पेज के ऊपर खुद इसका ग्राफ जो है, समझ गए ना आप किस तरह मैं बना रहा हूँ इसका ग्राफ। क्लियर है ये बात, या इसमें कोई प्रॉब्लम है? हाँ, सबके समझ में आ गया है? हेलो, सबके समझ में जी आ गया जी सर। या कोई जी ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया? तो अब आप जो है, आपको जो कोई भी अगर मैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी फंक्शन दूं, जैसे आप प्रोबेबिलिटी मालूम करते हैं स्मॉल fx, उसके साथ जो आपको रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यूज गिवन होंगी, तो अब आपको इस काबिल होना चाहिए कि आप उसको यूज करके, यानी प्रोबेबिलिटी फंक्शन स्मॉल fx को यूज करके आप जो CDF है, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैपिटल fx, वो निकाल सकते हो। ये आपको अब आना चाहिए, फाइंडिंग CDF फ्रॉम PMF या PF। PMF यानी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन या प्रोबेबिलिटी फंक्शन से
क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन CDF हम निकालें स्मॉल एफ एक्स से कैपिटल एफ एक्स, तो पहले एंड पॉइंट्स पर CDF की वैल्यूज निकाल लें, फिर उसको आप एक फंक्शन के तौर पर लिखें और फिर उसके डिफरेंट पीसेस बना लें। वो मैंने आपको बताया किस तरह पीसेस बनेंगे, और फिर आप उसका ग्राफ बना लें। वो ग्राफ मैंने बताया वो किस तरह बनेगा, जो कि एक स्टेप अप फंक्शन होगा। जैसे इसका ग्राफ यहाँ पे इसका मैंने शो किया था। अब जैसे यही जो एग्जाम्पल है, आप इसी को मैं दोबारा करता हूँ। ये मैंने ये जो CDF निकाला है, ये हम मेरे पास इसका फार्मूला आ गया, ये इसका फंक्शन है, ठीक है। तो अब आ जाए, अब इसी CDF के लिए अगर फर्ज करें, अब मुझे जो है डिफरेंट वैल्यूज निकालनी है CDF की। अब जैसे एग्जाम्पल 1 है, तो एग्जाम्पल 1 में है फाइंड CDF कैपिटल F एट 2.4, x की वैल्यू 2.4 है, तो इसके ऊपर CDF की वैल्यू क्या होगी। तो अब हमें इसको जो इसके फार्मूले से निकालता हूँ। अब सबसे पहले मैं ये देखता हूँ, ये जो x की वैल्यू है 2.4, ये किस इंटरवल से बिलोंग करती है। 2.4 इज बिटवीन 2 and 3, ये इस इंटरवल से बिलोंग करती है, यानी ये वाले पोर्शन से, जहां पे x जो है वो बिटवीन 2 and 3 है और 2 इसमें इंक्लूड है। तो इस पूरे पोर्शन के लिए CDF की वैल्यू 7/10 है। तो क्योंकि 2.4 इस पोर्शन से बिलोंग करती है, तो 2.4 पर CDF की वैल्यू जो होगी वो 7/10 होगी। इसका एक और एग्जांपल है कि यही आपके पास CDF है, इसमें इवेल्युएट करना है F3, CDF की वैल्यू निकालनी है एट 3 पर। तो अब देखेंगे 3 किस इंटरवल से बिलोंग करता है। तो याद रखें 3 जो है वो इस ऊपर वाले इंटरवल इससे बिलोंग नहीं करता। ये जो बिटवीन 2 and 3 था, इसमें 2 इंक्लूड है और 3 इंक्लूड नहीं है। 3 इसमें इंक्लूड नहीं है, ये लेस देन 3 है। 3 इसमें इंक्लूड है, लेस देन इक्वल टू। तो ये इंटरवल है फ्रॉम 3 to 4 जिसमें 3 इंक्लूड है, तो इसके लिए CDF की वैल्यू 9/10 है। तो CDF जो है एट 3 जो है आपके पास वो 9/10 है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल है कि आप फाइंड द वैल्यू ऑफ CDF एट 6.8। अब इसमें जो x दिया हुआ है 6.8 है। अब देखेंगे ये जो वैल्यू है ये किस इंटरवल से बिलोंग करती है। तो 6.8 इज ग्रेटर देन 4, तो ये जो है इस इंटरवल से बिलोंग करती है, यानी ये जो लास्ट वाला इंटरवल था जिसमें x इज इक्वल टू ग्रेटर देन 4 है, तो 6.8 यहाँ पर है। तो ऐसी तमाम x की वैल्यू जो इस इंटरवल में होंगी उनके लिए CDF की वैल्यू 1 होगी। तो इस तरह जो 6.8 है इसके ऊपर CDF की वैल्यू 1 है। समझ गए आप? तो जो आपने CDF का फंक्शन लिखा है, तो आपको अगर मैं x की कोई भी वैल्यू दे दूं तो आप उस फंक्शन में जाके उस CDF की वैल्यू वहां से पढ़ सकते हैं। तो x की वैल्यू कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे ये तो पहला काम है जो हमने सीखा है कि जो आपके पास CDF है उसको आप PMF से या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन से जो है वो किस तरह मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ तक सबको बात क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो इसमें नहीं है ना। मैं आगे बढ़ता हूँ। अब आ जाए दूसरा काम है। अब हमने उल्टा काम करना है। उल्टा काम का मतलब है कि अब मुझे जो है CDF से PF मालूम करना है। अभी तो मैंने स्मॉल f से कैपिटल F मालूम किया था, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन से या प्रोबेबिलिटी फंक्शन से क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैपिटल F मालूम किया था। अब मैं उल्टा कर रहा हूँ। अब अगर मुझे CDF पता हो, उससे PMF प्रोबेबिलिटी फंक्शन निकालना हो, तो वो किस तरह निकालेंगे? फाइंडिंग PMF फ्रॉम CDF। तो अब इसमें आपको पता है, जैसे ये रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यू से पहले मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यू जिसको हम स्मॉल x से डिनोट करते हैं, लेट्स से वो x1 x2 से लेकर xn तक है, और हर वैल्यू की जो प्रोबेबिलिटी है वो हम इसके प्रोबेबिलिटी फंक्शन से निकालेंगे स्मॉल fx से। तो x1 की प्रोबेबिलिटी जो है f की वैल्यू एट x1 है, इस तरह xn की प्रोबेबिलिटी f की वैल्यू एट xn है। ये प्रोबेबिलिटीज की वैल्यूज है। तो अब देखें जो CDF है x1 के ऊपर जो CDF है वो जस्ट इस प्रोबेबिलिटी यानी fx1 के बराबर है। ये क्वेश्चन नंबर 1। इस तरह जो CDF की वैल्यू एट x2 है, x2 के ऊपर, तो x2 के ऊपर जो CDF की वैल्यू है, तो ये क्योंकि तमाम प्रोबेबिलिटीज का सम होता है अप टू x2, तो इसके अंदर ये जो दोनों वैल्यूज है fx1 और fx2 ये इनका सम है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं प्रोबेबिलिटी की वैल्यू एट x2 निकालूं, स्मॉल f एट x2, तो वो किसके बराबर होगा? CDF एट x2 माइनस प्रोबेबिलिटी एट x1। इसको मैं वहां पे ले गया, माइनस हो गया, और फिर fx1 की जो वैल्यू है उसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 से जो है इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये मुझे प्रोबेबिलिटी की वैल्यू एट x2 मिल गई। उसके लिए जो CDF की वैल्यू एट x2 है उसमें से मैं माइनस करूंगा जो CDF की वैल्यू एट x1 है। यानी जब आपने x2 के ऊपर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी सम से किस तरह निकालेंगे? सम को माइनस करके हमें इंडिविजुअल वैल्यूज मिलेंगी। जब हम इंडिविजुअल वैल्यूज को ऐड करते हैं तो हमें सम मिलता है। तो अगर हमें सम गिवन हो तो उससे इंडिविजुअल वैल्यूज किस तरह निकालेंगे? माइनस करके, जैसे ये मैंने दिखाया है। सिमिलरली जैसे अगर आपको प्रोबेबिलिटी की वैल्यू निकालनी है x3, तो अब जैसे ये 3 प्रोबेबिलिटीज एट x1 एट x2 एट x3, तो आपने जब इन दोनों प्रोबेबिलिटीज का सम लिया, सम ऑफ स्मॉल f एट x1 और प्रोबेबिलिटी एट x2, तो ये आपके पास क्या है? ये CDF एट x2 है। तो ये जो पोर्शन है ये CDF एट x2 है, और जब इन तीनों प्रोबेबिलिटीज का आपने सम लिया fx1 प्लस fx2 प्लस fx3, तो ये कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है एट x3, ये कैपिटल F x3 है।
तो अब अगर मुझे ये इंडिविजुअल वैल्यू चाहिए, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी चाहिए जो इस ब्लू सर्किल में लिखी हुई है fx3 इन दोनों वैल्यू से, तो किस तरह निकालूं? ये जो 3 टर्म्स का सम है इसमें से 2 टर्म्स का सम माइनस कर दूं, यानी CDF at x3 इसमें से मैं माइनस कर दूं CDF at x2। तो जब CDF at x3 सम ऑफ 3 वैल्यूज में से सम ऑफ 2 वैल्यूज माइनस करेंगे तो वो जो थर्ड वैल्यू है यानी प्रोबेबिलिटी एट x3 वो आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। तो इसका अब जनरल फार्मूला आपके पास क्या होगा कि अगर आप किसी भी वैल्यू पर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू निकालना चाहते हैं CDF से, यानी तो जो भी वैल्यू है उसमें से प्रीवियस वैल्यू पर जो CDF की वैल्यू वो माइनस करें, यानी प्रोबेबिलिटी एट x3 के लिए जो x3 की प्रीवियस वैल्यू x2 वो हम CDF की वैल्यू एट x3 में से जो CDF की प्रीवियस वैल्यू थी x2 वो हमने माइनस करी। तो जनरली अगर xn की प्रोबेबिलिटी आप निकालेंगे तो ये आप CDF निकालेंगे एट xn, उसमें से माइनस कर देंगे जो प्रीवियस वैल्यू पर यानी xn -1 के ऊपर जो CDF की वैल्यू है। जैसे f3 के लिए आपने fx3 में से fx2 माइनस किया, अगर प्रोबेबिलिटी एट x4 निकालते तो fx4 में से माइनस करते fx3। तो ये आपके पास जनरल फॉर्मूला आ गया जिसकी मदद से आप CDF से प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले हमने प्रोबेबिलिटी से CDF निकाला था सम करके, अब हम उल्टा कर रहे हैं। अब अगर हमें सम पता हो तो सम को माइनस करके हम इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी जो है वो मालूम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब जो ये समझ गए आप किस तरीके से हमने ये काम किया है। अब आज आप इसकी मैं एक्सरसाइज आपको करवा, ये क्वेश्चन तो आपने कर लिया। अब ये आपकी एक्सरसाइज है 3.11। तो एक इसमें शिपमेंट 7 टेलीविजन सेट्स कंटेन्स 2 डिफेक्टिव सेट्स, उसमें 2 सेट्स हैं। एक होटल मेक्स ए रैंडम परचेज ऑफ 3 ऑफ दिस सेट्स, 3 सेट्स वो परचेज करता है 7 टेलीविजन सेट में से, जिनमें से 2 डिफेक्टिव हैं, तो 3 वो परचेज कर रहा है। अब हो सकता है उसमें 1 डिफेक्टिव आ जाए, 2 डिफेक्टिव आ जाए, 3 डिफेक्टिव आ जाए, या कोई भी डिफेक्टिव ना आए। तो अगर x इज द नंबर ऑफ डिफेक्टिव सेट्स परचेज बाय द होटल है, होटल ने जो भी 3 सेट्स परचेज किए हैं तो उसमें कितने डिफेक्टिव आपके पास सेट हैं, ये इसकी जो वैल्यू है स्मॉल x है। तो ये आपने रैंडम वेरिएबल जो डिफाइन किया है, कैपिटल X वो नंबर ऑफ डिफेक्टिव सेट्स परचेज है बाय द होटल व्हेन द होटल परचेज 3 सेट्स है। तो अब 3 की पॉसिबल वैल्यूज आपके पास क्या होंगी, या तो वो जो है 0 परचेज 0 उसमें डिफेक्टिव हो, 1 डिफेक्टिव हो, या 2 डिफेक्टिव हो। 2 से ज्यादा डिफेक्टिव नहीं हो सकते क्योंकि टोटल आपके पास 2 ही डिफेक्टिव है। तो जो पॉसिबिलिटीज है ये है कि या तो कोई डिफेक्टिव ना हो तो x 0 है, और 1 डिफेक्टिव है तो x की वैल्यू 1 है, और 2 डिफेक्टिव है तो x की वैल्यू 2 है। तो अब आपने फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन लिखना है। फिर आपने इस रिजल्ट्स को जो है ग्राफिकली जो प्रोबेबिलिटी हिस्टोग्राम के तौर पर आपने रिप्रेजेंट करना है। तो हम वी कैन सिलेक्ट x डिफेक्टिव सेट्स फ्रॉम 2। जो x डिफेक्टिव सेट्स है, x नंबर ऑफ डिफेक्टिव सेट्स हैं, उनको 2 डिफेक्टिव सेट्स हम जो है सिलेक्ट कर सकते हैं इसके तरीके से x, और जो रिमेनिंग आपके पास 3 माइनस x सेट होंगे वो गुड होंगे। अब टोटल 3 सेट्स होटल परचेज करा, उसमें अगर x डिफेक्टिव है तो जो रिमेनिंग है 3 माइनस x वो गुड है। तो जो 3 माइनस x गुड सेट्स हैं, उनको जो बाकी बचे हुए 5 गुड सेट्स हैं आप उनमें से जो है किस तरह सिलेक्ट कर सकते हैं, 5 कॉम्बिनेशन 3 माइनस x तरीके से। टोटल 7 सेट है, 2 डिफेक्टिव है, 5 गुड है। तो x डिफेक्टिव 2 डिफेक्टिव में से सिलेक्ट होंगे 2 कॉम्बिनेशन x तरीकों से, और जो रिमेनिंग 3 माइनस x है वो बाकी बचे हुए 5 गुड सेट्स में से आप परचेज करो सिलेक्ट करोगे 5 कॉम्बिनेशन 3 माइनस x से। टोटल काम आप कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके। तो जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है इसमें जो ऊपर आपके पास है वो नंबर ऑफ वेज है जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, तो उसके तरीके हैं 2 कॉम्बिनेशन x इंटू 5 कॉम्बिनेशन 3 माइनस x। अच्छा, और जो नीचे हैं, अगर आप बगैर किसी कंडीशन के ये मालूम करेंगे एक रैंडम सिलेक्शन ऑफ 3 फ्रॉम 7 सेट्स कैन बी मेड, इसमें आप कोई कंडीशन नहीं लगा रहे। अगर आप 3 सेट्स होटल जो है वो परचेज करता है 7 सेट से, तो ये काम आप कर सकते हैं 7 कॉम्बिनेशन 3 तरीकों से। तो ये टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स हैं आपके पास, यानी NS है, नंबर ऑफ आउटकम्स इन टोटल, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 7 कॉम्बिनेशन 3 है, इसको NS उससे डिवाइड कर दिया है। तो ये मेरे पास इसके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन आ गया। इस तरह की एक एग्जांपल मैंने आपको और भी करवाई थी। इसमें x की वैल्यू 0 1 2 है, जो इसमें पुट करके आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आपको जो प्रोबेबिलिटीज मिल जाएंगी जिसको आपने टेबल बना के लिख दिया है। x की जगह अगर आप 0 रखें, 2 कॉम्बिनेशन 0 इंटू 5 कॉम्बिनेशन 3 माइनस सॉल्व कर लेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी 2/7 आ जाएगी। इस तरह 1 2 रख के ये हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली और ये इसको हमने टेबल में शो कर दिया। सही है। तो अब आ जाए, अब उसके बाद अब इसका हिस्टोग्राम हम दिखाते हैं। तो x1 है, हिस्टोग्राम में हम क्या करते हैं, हम एक बार से जो है शो करते हैं प्रोबेबिलिटी को, और उसकी जो हाइट होती है वो प्रोबेबिलिटी के बराबर होती है। तो बार के सेंटर पे आपकी वैल्यू होगी। तो ये आपके पास 0 1 2 है, ये 1 2 3 नहीं है, 0 1 2 ये सही कर लीजिएगा।
तो इसके ऊपर प्रोबेबिलिटी 2/7 है, और ये आपके पास 1 जो है आपके पास इसके ऊपर जो आपके पास प्रोबेबिलिटी है 4/7 है, तो ये 1 के ऊपर जो बार है इसकी हाइट 4/7 है, और 2 के ऊपर जो बार बना है उसकी हाइट जो है वो 1/7 है। तो ये इसका हिस्टोग्राम हमने जो है बना दिया, ये वैल्यू 0, 1, 2 है। ठीक है, तो ये हिस्टोग्राम बना दिया। अब आ जाए अगली एक्सरसाइज पर, है आपके पास ये 315 है। तो इसमें बोल रहा है फाइंड द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन CDF आप निकालें of random variable x representing the number of defectives in exercise 3.11। तो जो एक्सरसाइज 3.11 यही जो एक्सरसाइज अभी आपने सॉल्व करी है, ये आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटी फंक्शन गिवन है। तो आपने जो है इसके CDF निकालना है। तो CDF एट 0 2/7 होगा, CDF एट 1 जो है ये 2/7 प्लस 4/7 होगा, और CDF एट 2 जो है ये तीनों प्रोबेबिलिटीज का सम होगा। तो ये मैंने ये कैलकुलेशन इसकी कर ली है, और इसको मैंने एक फंक्शन के तौर पे जो है लिखकर दिखा दिया है। तो जिस तरह भी आपने पीछे एग्जांपल्स करी हैं, तो आप उसी की मदद से इसको कर सकते हैं। अगर x लेस देन 0 है तो इस पे CDF 0 है, x 0 से 1 तक है, 0 में इंक्लूड है, तो ये बराबर है CDF एट 0 जो कि 2/7 है आपके पास, ये 2/7 था आपके पास CDF एट 0, और CDF एट 1 4/7 है। फिर ये जो अगला पीस आप बनाएंगे 1 से लेकर 2 तक, लेफ्ट हैंड पॉइंट 1 इसमें इंक्लूड है, 2 इसमें इंक्लूड नहीं है, तो इस पर CDF की वैल्यू 6/7 है, और जब CDF 2 या 2 से ग्रेटर होगा तो फिर ये तमाम प्रोबेबिलिटीज का सम 1 आएगा। ठीक है, ये इसको CDF को हमने एक फंक्शन के तौर पे लिखा। अब इसका जो स्टेप अप फंक्शन है, जो ग्राफ है, वो आप खुद बनाएं, ये काम मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। अब इसमें ये पार्ट ए में आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है एट x1, जब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 1 हो तो उस पर प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो Px1 जो है आपके पास ये किसके बराबर, ये प्रोबेबिलिटी की वैल्यू एट 1 के बराबर है। और इसको अगर हम अब अगर प्रोबेबिलिटी को अगर हम CDF से निकालें, तो अभी मैंने आपको बताया था प्रोबेबिलिटी को आप CDF से निकालते हैं डिफरेंस लेकर। जैसे अभी आपको फार्मूला बताया था, ये फार्मूले को मैं यूज कर रहा हूँ कि अगर आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है एट एनी वैल्यू ऑफ x, तो उसके लिए जो CDF है एट दिस वैल्यू, उसमें से माइनस करेंगे CDF एट प्रीवियस वैल्यू। जैसे प्रोबेबिलिटी एट x3 जो है वो बराबर है CDF एट x3 माइनस CDF एट x2। तो अब ये जो मैंने जो मैं प्रोबेबिलिटीज निकाल रहा हूँ, ये मैं CDF की मदद से निकाल रहा हूँ, जो CDF मैंने ऊपर लिखा हुआ। तो प्रोबेबिलिटी एट 1 ये है CDF एट 1 माइनस CDF एट प्रीवियस वैल्यू 0। तो अब F1 जो है आपके पास, इस टेबल से पढ़ ले, F1 ये आपके पास है, इसमें है 1, ये 6/7 है आपके पास, और जो F एट 0 है ये 0 इस पोर्शन में इंक्लूड है, 2/7 है। तो F1 6/7 माइनस 2/7, इसको सॉल्व करके ये हमें प्रोबेबिलिटी मिल गई एट 1। अच्छा, अब बी पार्ट में आपसे बोल रहा है कि आप जो है आपने ये CDF को यूज करके जो है ये प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। ठीक है ना, तो मैं CDF को यूज कर रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी निकालेंगे x इज बिटवीन 0 एंड 2 इंक्लूडिंग 2। 0 से बड़ा हो x और 2 से छोटा या उसके बराबर हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इसमें 0 इंक्लूड नहीं है और 2 इंक्लूड है। तो रैंडम वेरिएबल की वो कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो 0 से बड़ी हों और 2 के बराबर या 2 से छोटी हो। तो ये 1 है आपके पास वैल्यू, और 2 है, ये सिर्फ दो वैल्यूज हैं। ठीक है, तो अब ये प्रोबेबिलिटी एट 1 और प्रोबेबिलिटी एट 2 आपने निकालनी है, यानी F1 प्लस F2। अब ये जो प्रोबेबिलिटीज निकालनी है हमने CDF की मदद से निकालनी है। जैसे F1 है तो F1 CDF से किस तरह निकालेंगे, CDF एट 1 माइनस CDF एट 0। तो ये जो है ये मैंने F1 का फार्मूला जो है लिखा है बाय यूजिंग CDF। ठीक है ना, इसी तरह जो प्रोबेबिलिटी एट 2 है, ये प्रोबेबिलिटी एट 2 आप किस तरह निकालेंगे CDF की मदद से, CDF की वैल्यू एट 0 माइनस CDF की वैल्यू एट 1। अब ये वैल्यूज हमने इस फार्मूले से पुट कर दिए। अब इसको फर्दर मैंने सॉल्व किया है, तो इसमें हम देख रहे हैं प्लस F1 माइनस F1 ये कैंसिल हो जाएगा। तो जैसे बचेगा CDF एट 2 माइनस CDF एट 0। CDF एट 2 यहाँ पर ये 1 है आपके पास, और CDF एट 0 यहाँ पर ये 2/7। तो ये पुट करके हमने सॉल्व कर लिया, तो ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपको मिल गई। अब आ जाए 316 है, यही जो आपकी आप एक्सरसाइज है 315 में आपने इसका जो एक ग्राफ बनाना है। तो खैर ये काम मैंने आपके ऊपर ही छोड़ा है, ग्राफ मैंने बना के दिखा दिया, लेकिन आप खुद इसका ग्राफ बनाए, फिर अगर फंसे तो आप देख लें कि आपको ग्राफ बनाना आता हो। पीछे आपको मैंने 2-3 एग्जांपल्स करवाई हैं, तो उससे आप कर सकते हैं। तो यहाँ तक जो है हमने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जो है उसको पढ़ लिया। तो अब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, उसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, वो आप उसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फिर उसका जो CDF है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, वो निकाल सकते हैं, उसको फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, उसका ग्राफ बना सकते हैं जो कि स्टेप अप है। फिर आप प्रोबेबिलिटी फंक्शन से CDF निकाल सकते हैं और CDF से प्रोबेबिलिटी फंक्शन निकाल सकते हैं, यानी स्मॉल fx से कैपिटल fx निकाल सकते हैं और कैपिटल fx से स्मॉल fx। अब आ जाए, अब जो हमारे पास दूसरी टाइप का रैंडम वेरिएबल है, मैं उस पर जा रहा हूँ, मैं उसकी स्टडी कर रहा हूँ। ये कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। तो आपको पता है ऐसे रैंडम वेरिएबल
जो किसी भी गिवन रेंज में कोई भी वैल्यू उनकी पॉसिबल हो सकती है, तो उनको हम कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल कहते हैं। जैसे इसके एग्जांपल है कि अगर आप तमाम आपकी जो सैंपल स्पेस है वो सेट ऑफ ऑल पर्सन्स है, उस पर आप ये रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं हाइट ऑफ पर्सन्स। आप किसी भी पर्सन की हाइट मेजर करते हैं तो जाहिर है वो रैंडमली चेंज होगी, और हाइट की वैल्यू किसी भी गिवन रेंज में कोई भी पॉसिबल हो सकती है, यानी हाइट कैन बी एनी वैल्यू बिटवीन 2 and 9 फीट। इस तरह जो वेट ऑफ पर्सन है ये भी आपके पास क्या है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। इट कैन टेक एनी वैल्यू विद इन ए गिवन रेंज, इट चेंजेस कंटिन्यूअसली। इसी तरह जो इनकम होती है लोगों की, वो भी इनकम भी कंटिन्यूअस होती है। जो आईक्यू लेवल होता है, इंटेलिजेंस, वो भी कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। कुछ एग्जांपल्स है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की। अब आ जाए जो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के अंदर ये बेसिक डिफरेंस है। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में रैंडम वेरिएबल की कोई भी आपके पास इंडिविजुअल वैल्यू है उसकी आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम ये देखते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सिंगल वैल्यू फॉर ए कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, उसकी कोई सिंगल वैल्यू अपियर हो, कोई एग्जैक्ट वैल्यू, एक वैल्यू अपियर हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अगर इस प्रोबेबिलिटी को मैं कैलकुलेट करूं, तो जैसे मैं एग्जांपल समझाने के लिए फर्ज करें कि हम रैंडम वेरिएबल लेते हैं हाइट, जो कि कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। हाइट ऑफ ए पर्सन कैन टेक एनी वैल्यू बिटवीन लेट्स से 2 फीट एंड 9 फीट। ये 2 फीट और 9 फीट के दरमियान हाइट की कोई भी वैल्यू हो सकती है। लेट्स से हम ये मालूम करना चाहते हैं कि अगर कोई पर्सन हम रैंडमली चूज करें और उसकी हाइट 5.7 फीट है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ये एक सिंगल वैल्यू मैंने चूज करी है 5.7 फीट। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द हाइट ऑफ ए पर्सन इज 5.7 फीट। तो अब अगर मैं बेसिक फार्मूला यूज करूं प्रोबेबिलिटी का बेसिक फार्मूला क्या होता है। अगर आप किसी भी इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकालें, तो आप उस इवेंट में जो मेंबर्स होते हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए, उसको डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन सैंपल स्पेस। तो ये आपके पास फार्मूला होता है। तो अब यहाँ पे जो एक सिंगल वैल्यू अपियर होगी, तो साहब एक सिंगल वैल्यू है तो जिसमें हम इंटरेस्टेड है, तो ये कितने तरीकों से अपियर हो सकती है, एक ही तरीके से अपियर हो सकती है। यानी जब ये 5.7 अपियर हो, तो जो नंबर ऑफ मेंबर्स इन अवर इवेंट है वो 1 है। अच्छा, और ये जो इंटरवल है 2 से लेकर 9 तक, ये हमारी पूरी सैंपल स्पेस है। इसके अंदर कितनी वैल्यूज हैं, इसके अंदर 50 वैल्यूज हैं, 100 वैल्यूज हैं, 1000 वैल्यूज हैं, 50,000 वैल्यूज हैं, मोर देन 1 बिलियन है। कितनी वैल्यूज हैं इस इंटरवल में 2 से लेकर 9 तक। ये जो इंटरवल है, जो आपकी सैंपल स्पेस है, इसमें कितनी वैल्यूज हैं। हाँ, जवाब दें इसका, कितनी वैल्यूज है इसमें। 50 है 2 से लेकर 9 तक, 1000 है, 1 बिलियन है, मोर देन 1 बिलियन है। इसके अंदर इन्फिनिट वैल्यूज है। मतलब इसके अंदर 2.01 भी है, इसके अंदर 2.0001 भी है, इसमें 2.0000000001 भी है। तो इस तरह इसके अंदर इन्फिनिट वैल्यूज है, ठीक है ना। तो इसमें 3.5 भी है, 3.56789 भी है, 3.0015 भी है, 3.00000079। तो ये जो इंटरवल है जो आपकी सैंपल स्पेस है फ्रॉम 2 to 9, तो इट हैज इन्फिनिट वैल्यूज। इसके अंदर 50,000 बिलियन से भी ज्यादा वैल्यूज है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनएस है आपके पास वो इन्फिनिटी है। तो जब आप जो आंसर निकालेंगे कि हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर बिटवीन 2 and 9, तो इसका आंसर है इन्फिनिट। तो जब आप ये प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो 1 को जब आपने डिवाइड किया इन्फिनिटी से, आप किसी भी नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं, यू गेट 0। तो इसका मतलब है कि अगर किसी भी शख्स की हाइट 5.7 हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। तो जो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है उसमें हमेशा याद रखें, रिमेंबर फॉर एनी कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, उसकी जो किसी भी सिंगल वैल्यू की प्रोबेबिलिटी होगी वो हमेशा 0 होगी, क्योंकि उसमें जो सैंपल स्पेस होती है वो इन्फिनिट वैल्यूज रखती है। उससे डिवाइड करेंगे तो सिंगल वैल्यू को इन्फिनिट से डिवाइड करेंगे, हमेशा 0 मिलेगा। तो याद रखें जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है उनमें ऐसा नहीं होता। उनमें तो हमने पीछे जो है सिंगल वैल्यू की प्रोबेबिलिटीज हम कैलकुलेट करते हैं, तो वो 0 नहीं होती, वो हम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन एक आपके पास कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, तो उसकी किसी भी सिंगल वैल्यू की, कोई भी सिंगल वैल्यू, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होगी। अब जैसे हाइट है, अगर मैं ये मालूम करूं कि किसी शख्स की हाइट जो है वो 6.1 हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। तो किसी कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में किसी एक सिंगल वैल्यू की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको हमेशा याद रखनी है। तो इसलिए हम जो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है उसमें हम जो प्रोबेबिलिटीज मालूम करते हैं, वो उसको हम टेबुलर फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, क्योंकि उसके अंदर सिंगल वैल्यू जो है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है और उसके अंदर इन्फिनिट नंबर ऑफ वैल्यूज है। ये टेबुलर फॉर्म हम सिर्फ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए बना सकते हैं, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए नहीं बना सकते। और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में हम एक सिंगल वैल्यू की प्रोबेबिलिटी हमें पता हमेशा 0, तो इसमें हम हमेशा जो नॉन जीरो प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर सकते हैं वो इंटरवल्स की हो सकती है। यानी एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर x एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, तो उसमें जब भी हम प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे वो हमेशा इस फॉर्म में होंगी, यानी x लेस देन सम वैल्यू हो, या x लेस देन इज इक्वल टू सम वैल्यू, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें, या रैंडम वेरिएबल ग्रेटर देन सम वैल्यू, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें, या रैंडम वेरिएबल इज इक्वल टू ग्रेटर देन वैल्यू, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें,
या रैंडम वेरिएबल बिटवीन टू वैल्यूज हो ए एंड बी, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाले। अब इसमें ए हो सकता है ए और बी इंक्लूड ना हो सकता है ए इंक्लूड हो, बी इंक्लूड ना हो सकता है ए इंक्लूड ना हो, बी इंक्लूड हो सकता है दोनों ही इंक्लूड हो। तो ये डिफरेंट मैंने आपको 8 टाइप्स दिखा दिए इंटरवल की। इस टाइप की जो है हम प्रोबेबिलिटीज कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स के लिए निकाल सकते हैं। और जो सिंगल वैल्यू वाली जो प्रोबेबिलिटी होगी कि रैंडम वेरिएबल जो हो वो आपके पास एक सिंगल वैल्यू के बराबर हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा जीरो होगी, जो हम ऊपर देख चुके हैं। तो इसमें हम इंटरवल कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए जो हम इंटरवल टाइप्स की इन 8 इंटरवल टाइप्स की प्रोबेबिलिटीज को हम निकाल सकते हैं। तो अब आ जाइए, अब जैसे तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी फंक्शन नहीं होता, इसके लिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है। तो मैंने आपको बताया था जो डिस्क्रीट आपके पास चीजें होती हैं उनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है मास, और जो आपके पास कंटिन्यूअस चीजें होती हैं, जैसे आपके पास कोई शीट है आपके पास, या आपके पास कोई आलू है, ठीक है ना, वो सॉलिड है, कंटिन्यूअस है, तो उसकी इंपॉर्टेंट चीज होती है उसकी डेंसिटी। तो हम मास का वर्ड यूज करते हैं, याद रखें, जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है उनके लिए मास का वर्ड यूज करते हैं, और जो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है उसके लिए मास का वर्ड यूज नहीं करते, उसके लिए हम डेंसिटी का वर्ड यूज करते हैं। तो इन वर्डिंग से भी आपको पता चल जाएगा कि आप कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की बात करें या डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की। तो जो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है उसके लिए प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन नहीं होता, उसके लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है, पीडीएफ। तो जो एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है उसके लिए हम उसका पीडीएफ डिफाइन करते हैं। तो ये पीडीएफ एक ऐसा फंक्शन होता है जिसकी मदद से हम एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की जो इंटरवल टाइप्स प्रोबेबिलिटीज है वो हम मालूम करते हैं, ठीक है। तो अब जैसे आपके पास जो डिफरेंट कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है उनके जो भी पीडीएफ होंगे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, जो प्रोबेबिलिटीज को मालूम करने के लिए हम यूज करेंगे। तो पीडीएफ जो है इसको हम डिफाइन किस तरह करते हैं, पीडीएफ ऑफ ए कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल इज ए फंक्शन which is used to calculate probabilities, जो प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करने के लिए ही इस्तेमाल होता है। यानी इसका काम, इसका फंक्शन भी वही है जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या प्रोबेबिलिटी फंक्शन का। लेकिन इसमें और उसमें फर्क ये कि वहां पे तो आप सिंगल वैल्यू की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, यहाँ पे आप सिंगल वैल्यू की प्रोबेबिलिटीज पीडीएफ से नहीं निकालते, वो तो हमेशा जीरो होती है, आप हमेशा इंटरवल टाइप निकालते हैं। तो अब जैसे ये मैंने मुख्तलिफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है और उनके जो पीडीएफ है उनको मैंने ग्राफ बनाया हुआ है। इनके जो ग्राफ होंगे कंटिन्यूअस कर्व होंगे, क्योंकि कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो ये कंटिन्यूअसली चेंज होता है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर जो है आपके पास एक्स एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस पर इसके पीडीएफ की वैल्यूज हैं। तो अभी डिफरेंट टाइप्स के पीडीएफ हो सकते हैं, ये कंटिन्यूअस दिखाई ये इस टाइप का हो सकता है, स्ट्रेट लाइन हो सकता है, ये बेल शेप्ड हो सकता है, इस तरह कनकेव डाउन हो सकता है। तो डिफरेंट पीडीएफ टिपिकल डेंसिटी फंक्शंस दिखाए मुख्तलिफ पीडीएफ के विच वी कम अक्रॉस इन आवर डेली लाइफ। तो अब अच्छा, अभी जो याद रखें, अब जो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है इसमें जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज इक्वल टू एरिया, दैट इज प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू एरिया अंडर पीडीएफ ऑफ ए रैंडम ऑफ ए कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए जो उसका पीडीएफ है उसके नीचे जो आपके पास पोर्शन है उस पोर्शन में जो एरिया है वो एरिया जो है प्रोबेबिलिटी के बराबर है। तो फिजिकली वो प्रोबेबिलिटी है और ज्योमेट्रिकली वो एरिया है। तो हमेशा याद रखें जो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है उनमें जो प्रोबेबिलिटीज हम कैलकुलेट करते हैं दे आर इक्वल टू एरिया। और वो जो एरिया है वो कौन सा एरिया है, जो उस कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के पीडीएफ के अंडर है। तो प्रोबेबिलिटी फॉर ए कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल इज इक्वल टू एरिया, और प्रोबेबिलिटी जो है इज इक्वल टू एरिया अंडर द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ द रैंडम वेरिएबल। जैसे अब ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, फर्ज करें ये मैंने जो एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है और उसकी वैल्यूज को एक्स एक्सिस पर प्लॉट किया, और उसका जो पीडीएफ है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन स्मॉल एफएक्स, उसको मैंने वर्टिकल एक्सिस पे प्लॉट किया, इससे मुझे एक कर्व मिल रहा है, कंटीन्यूअस कर्व, ये इसके पीडीएफ का ग्राफ है। तो अब अगर मैं ये प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूँ कि रैंडम वेरिएबल बिटवीन ए एंड बी हो, तो ये एक्स की दो वैल्यूज है ए एंड बी, तो ये जो प्रोबेबिलिटी मैं मालूम करना चाहता हूँ कि रैंडम वेरिएबल बिटवीन ए एंड बी, तो इसको मैं किस तरह निकालूंगा, ये पीडीएफ के नीचे और एक्स की वैल्यू ए और बी के दरमियान ये जो पोर्शन है जिसको मैंने ब्लू कलर से शो किया है, इसका जो एरिया है आपके पास वो इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि रैंडम वेरिएबल इज बिटवीन ए एंड बी। तो हम इसको एरिया को कैलकुलेट करके निकालेंगे। और आपको पता है कि जो एरिया की कैलकुलेशन होती है कंटीन्यूअस फंक्शन के लिए वो हम इंटीग्रेशन की मदद से करते हैं, हम इसमें डेफिनेट इंटीग्रल यूज करते हैं। तो हम कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए एरिया को कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो ये जो एरिया बिटवीन ए एंड बी है दैट इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ पीडीएफ फ्रॉम ए टू बी। तो ये जो कर्व है आपके पास, जो पीडीएफ है, इसको अगर आप ए से बी तक इंटीग्रेट करें तो ये जो ब्लू पोर्शन है ये आपके पास इसका एरिया आ जाएगा विच इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वेरिएबल इज बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो याद रखें कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए हम इंटीग्रेशन की मदद से, डेफिनेट इंटीग्रेशन की मदद से हम एरिया को कैलकुलेट करके प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज इक्वल टू द एरिया, तो उसका जो पीडीएफ है उसके नीचे जो एरिया है उसको कैलकुलेट करके हम जो भी कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज है वो मालूम करेंगे, और एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हम डेफिनेट इंटीग्रल यूज करेंगे।
तो आपको पता है जो टोटल एरिया होता है आपके पास किसी भी पीडीएफ के नीचे वो हमेशा 1 होगा। टोटल एरिया अंडर एनी पीडीएफ इज ऑलवेज 1। क्यों? क्योंकि ये जो टोटल एरिया इट रिप्रेजेंट्स द टोटल प्रोबेबिलिटी, और आपको पता है कि जो सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज है, जो टोटल प्रोबेबिलिटीज है इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो याद रखें कोई भी कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल है उसका जो पीडीएफ है उसके नीचे जो टोटल एरिया होगा आपका वो हमेशा 1 होगा। ठीक है, तो अब इसमें क्योंकि एरिया हम इंटीग्रेशन की मदद से निकालते हैं तो हमें रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो आपको जो है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आपने इंटीग्रेशन पढ़ी हुई है तो ये रूल्स आपने पढ़े हुए हैं, तो जस्ट मैं यहाँ पे ये रूल्स आपको बता देता हूँ जो हम यूज करेंगे। तो अब जैसे रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन में सबसे पहला आपके पास क्या होता है, पावर रूल। तो पावर रूल में हम क्या करते हैं, अगर x की कोई पावर n है उसको आपने इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू x, तो वो किसका निकालते हैं। तो पावर रूल क्या होता है, पावर को आप इंक्रीज कर देते हैं बाय 1, x की पावर में 1 का इजाफा कर दिया, x की पावर n+1 हो गया, फिर आपने इससे डिवाइड कर दिया n+1 से। और जो इनडेफिनेट इंटीग्रल होता है साथ ही उसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आता है प्लस सी, तो प्लस सी जब हम इनडेफिनेट लिखेंगे तो ये हमेशा हम ऐड करेंगे। तो ये पावर रूल है, और इसके अंदर याद रखें जो n है वो इट शुड नॉट बी इक्वल टू -1, -1 के बराबर नहीं होना चाहिए। -1 के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में आप देख रहे हैं n+1 है। अगर आप n की जगह -1 रखेंगे तो -1 + 1 जो है ये 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। तो इसलिए इस पर पाबंदी है कि जो n है इट शुड नॉट बी इक्वल टू 1। तो यहाँ पर मैं मीटिंग खत्म करता हूँ, फिर जो नेक्स्ट मीटिंग है उसमें जो है फिर हम इसको आगे पढ़ते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है ना? जी सर।